अब रिकॉर्ड कर देते हैं, शुरुआत से बता देता हूं मैं। यस देखिए सर। ऊपर लिखा हुआ है बेल प्रोविजन, नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट विद रेफरेंस टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। 437 बात करता है मे बी रिलीज ऑन बेल बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोर्ट अदरवाइज हाई कोर्ट और अदरवाइज सेशन कोर्ट। बट एक्सेप्शन क्या दी हुई है, इफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और एलआई, वहां उसको बेल नहीं देंगे। बट उसकी भी एक्सेप्शन है, पर्सन जो है 16 साल से कम का है, वुमन है, सिख है, इन्फॉर्म पर्सन है, कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज बेल दे देंगे। बट इसकी एक्सेप्शन है, कोग्निजेबल ऑफेंस है और प्रीवियस कन्विक्शन है, जहां एक टाइम है वहां डेथ एलआई 7 ईयर, और जहां 2 और मोर टाइम है 3 ईयर से 7 ईयर। इसकी भी एक्सेप्शन क्या आ रही है, पर्सन जो है 16 साल से कम है, वुमन है, सिक इन्फॉर्म है, या जस्ट एंड प्रॉपर स्पेशल रीजन है, जो लगे कोर्ट को। सेकंड वाले में क्या बात लिखी हुई है, 437 के 2 में ऊपर देखेंगे, नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एक्यूज इज गिल्टी ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बाय कोर्ट और बाय ऑफिसर इंचार्ज शैल रिलीज ऑन बेल ऑन बॉन्ड विदाउट श्योरिटी सब्जेक्टेड टू 446 ए। जब हम 446 ए पढ़ेंगे तब उसमें आपको पूरा जिक्र हो जाएगा, उसमें क्या लिखा है। फिर हम आते हैं 437 के 6 पे, ड्यूरिंग ट्रायल, अगर इफ ट्रायल इज नॉट कंडक्टेड विद इन 60 days आफ्टर डेट फॉर फाइल फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, प्लस इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ सच पीरियड शैल बी रिलीज ऑन बेल। देखिए पहले पहले मैंने जो है ना बेल के रिगार्डिंग सारे प्रोविजन मैंने उठा लिए। 437 1 में मैंने बेल का प्रोविजन है, 437 2 में बेल का प्रोविजन है, उसके बाद 437 के 6 में बेल का प्रोविजन है, 437 के 7 में बेल का प्रोविजन है। समझ पा रहे हैं पूजा जी और कीर्ति जी? यस सर। ठीक है, ये मैंने यस पहले सर। पहले बेल वाले उठा लिए कि आफ्टर ट्रायल बट बिफोर जजमेंट कोर्ट ओपिनियन नॉट गिल्टी shall be released on bail subject to bond without surety for appearance for on the date of judgment, कि भाई जजमेंट की डेट पे वो पेश हो जाएगा। 437 का 3 क्या बोलता है, कंडीशनल बेल के रिगार्डिंग बोलता है कि ऑफेंस पनिशेबल विद 7 ईयर से ज्यादा का है, चैप्टर 6, चैप्टर 11, चैप्टर 16, चैप्टर 17, इट्स अबैटमेंट, अबैट, अटेम्प्ट और कॉन्सिक्वेंस। कोर्ट शैल इम्पोज कंडीशन अलोंग विद बेल। अब बंद पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थिति माने अपीयरेंस दोगे आप, उस अपराध जैसा अपराध नहीं करेगा, कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब वही इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, आप उसी को प्रोमिस नहीं करोगे किसी तरीके से, उसको एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, या अदर कोई कंडीशन है वो लगाओगे। 437 का 437(1)(2) में जो भी बेल के रिलीज करते हो उसका रीजन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 437 का 5 खुद की द्वारा की गई बेल को कैंसिल कर सकता है, बट नॉट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये आपका 437 का एक छोटा सा परफॉर्मा आपको बना दिया। इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके। पूजा जी, कीर्ति जी, यस सर। समझ गए? यस सर। कीर्ति जी यस सर। समझ गए ना? इस चार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको समझने में? नो सर। ओके, अब हम आते हैं सीधा 439 पे। 439 क्या बोलता है, देखें 439 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। क्या बात दी हुई है देखते हैं, या हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में डायरेक्ट एचसी एंड सेशन कोर्ट डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड एन ऑफेंस इन कस्टडी बी रिलीज ऑन बेल। किसी भी ऑफेंस का एक्यूज हो उसको रिलीज कर दो आप बेल पे। एंड इफ द ऑफेंस इज इन ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ 437। अभी हम 437 का 3 पढ़ के आए थे। पूजा जी कौन कौन से ऑफेंसेस थे? यस सर। कंडीशनल था सर। डेथ डेथ था, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ था, और ये डेथ सब। एलआई था क्या उसमें? देखो पढ़ के बताओ।
अच्छा डाउट रेज किया है, तो डेथ जो एलाई है कि नहीं है। देख के बताइए, कोई बात नहीं, आराम से देख लीजिए, क्या उसमें डेथ और एलाई है या नहीं है। नहीं सर, पर आईपीसी वाले में होंगे सर। आईपीसी वाले में हो सकते हैं, एग्जैक्टली। ये आपने अच्छा पकड़ा है, ये मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। सिर्फ ये पढ़ने से 7 ईयर एंड मोर, क्या इसमें डेथ और एलाई नहीं आता है? तो वहाँ क्यों नहीं आता है सर? चैप्टर 16 और चैप्टर 17, चैप्टर 16 में तो दिया वही मर्डर वगैरह का है, तो उसमें तो एलाई और डेथ अपने आप ही आ गया। तो यस वहाँ क्या सर। होगा, मे इंक्लूड एनी कंडीशन विच इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ मेंशन इन सबसेक्शन 437(3) का कोई ऑफेंस है तो कंडीशन लगा सकेगा बेल देते हुए, ठीक है। यस और सर। ये डायरेक्शन दे सकता है डेट एनी कंडीशन इम्पोज बाय ए मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। जो 437(3) में कोई कंडीशन लगाई है मजिस्ट्रेट ने, उसको अगर सेट असाइड करना है या मॉडिफाई करना है तो वो भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। नो सर। प्रोविजो क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग द बेल टू ए पर्सन हु इज अक्यूज्ड एन ऑफेंस व्हिच इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और व्हिच थ्रू आउट नॉट फॉर ट्राइबल इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर लाइफ। के पहला क्या कंडीशन है कि ऑफेंस जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। सेकंड बात, अगर सेशन के ट्राइबल भी नहीं है तो भी डेथ, सॉरी डेथ का नहीं, sorry, कहाँ गया, चलिए वो पहली वाली बात तो आप समझे। दूसरी बात क्या है कि वो एलआई से वो पनिशेबल है। गिव नोटिस टू द एप्लीकेशन ऑफ बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस इट इज फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन ओपिनियन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल टू गिव सच नोटिस। पीपी को नोटिस दोगे, उसको भी सुनने का मौका दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पर इसमें एक अमेंडमेंट हो गया, साथ ही साथ में आप ये नोट कर सकते हैं, अगर आपका अमेंडमेंट लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा कि जहां मामला 376 के जो नए जुड़े हैं ना, ए बी 376 का यस 3, सर। है सर। वहां जो है वहां पीपी को 15 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा आपको, यस सर। है सर। ठीक है। वहां देना ही पड़ेगा, शेल है, शेल गिव नोटिस। यहाँ तो मे गिव नोटिस है, बट वहां जो है शेल हो जाएगा। बट दूसरा नंबर क्या बोलता यस है, सर। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। कि जहां कहीं भी बेल दी गई है 436 में, 437 में, 438 में भी बेल जो है वो कैंसिल कर दी जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए और कस्टडी में ले लिया जाए, सीधी सी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम? कीर्ति जी, पूजा जी, नो सर। नो सर। सर अब आते यही हैं लास्ट वाला स्पेशल पावर इसमें क्या आ रहा है सर? स्पेशल पावर, क्या मतलब समझा नहीं। सर स्पेशल पावर यही है कि वो बेल कैंसिल कर सकता है, बेल कैंसिल कर सकता है, हाँ बिल्कुल। कमिट अरेस्ट भी कर सकता है। अरेस्ट नहीं, अंडर दिस चैप्टर भी अरेस्टेड ऑर्डर दे सकता है कि जो पर्सन रिलीज किया हुआ बेल पे उसको अरेस्ट किया जाए एंड कमिट हिम टू कस्टडी। अरेस्ट यस कर सर। सकता है वो तो उसमें आ गया ना आपके, इसमें आया, बताइए। यस सर। क्या आपको लगता है हाई अरेस्ट। कोर्ट का जज अरेस्ट करने यस सर। जाएगा? नो अरेस्ट सर। खुद करने जा सकता है? नो सर। चलिए ठीक है, ठीक है, इस बारे में चर्चा करेंगे, वही अरेस्ट वाले जब प्रोविजन पे हम चर्चा करेंगे तब भी बात करेंगे और अच्छे से। 442 क्या बोलता है, यस सर, अमाउंट ऑफ कर बॉन्ड सकता है। कर सकता है, यस सर। कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में है जज के पावर क्या वो अरेस्ट कर कि सकता है? उसके सामने कोई क्राइम कमिट हुआ है तो। कॉन्स्टिट्यूशन में है? यस सर। आईपीसी में है सर। आईपीसी का 44। अरे भैया जी, आईपीसी में है? सर सर, सीआरपीसी, सीआरपीसी सर।
44। या और कुछ एविडेंस भी रह गया, एविडेंस भी हमने पढ़ा है, एविडेंस भी बोल देते हैं। और बोलो, सभी एक्ट के नाम ले लेते हैं। एक एक्ट के नाम बोलो, देखो इतना आपने पढ़ा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। चलो कीर्ति जी आपकी बात मान लेते हैं, सीआरपीसी में है। सीआरपीसी में कहाँ पे है? नो सर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ओके, आपका अभी भी जवाब कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ नहीं पे सर, है? एक बार पूजा जी रुके, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? कीर्ति जी बताएं। सर वो तो आर्टिकल भूल गए मैं। कोई बात नहीं। तो आपका ये कहना है कि ये दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो खुद अरेस्ट कर सकता है ना? यही बात है कीर्ति जी। सर। एक बार रुकें पूजा जी, एक बार रुक जाए, यस अच्छी सर, बात यस सर। निकल के आ रही है। तो कीर्ति जी एक बार आप सीआरपीसी का 43 पढ़े और मुझे ये बताएं, क्या ओके इसमें सर। हाई कोर्ट आपके वाली बात लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई? ओके सर। सर यहाँ पे हाई कोर्ट जज नहीं मेंशन है। अरेस्ट यस, बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। जज मजिस्ट्रेट नहीं। हाँ, तो क्या हाई कोर्ट का जज भी अरेस्ट कर सकता है क्या? अब बताइए पूजा जी। यस पूजा जी बताएं। हेलो पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो क्या 43 में है क्या? अभी आप बोल रहे थे सीआरपीसी के 43 में ही जा रहे थे ना? यस सर। तो बताइए अब। 43 में तो सर प्राइवेट पर्सन है सर। ओके, 44 में जा रहे थे आप, यस सर। तो बताएं। सर फिर तो कर सकता है, वो भी तो एक मजिस्ट्रेट है। ये इतना क्यों गिरा रहे हो उसको? एक सीईओ को आप ये बोलो कि भाई तो वो काम करने वाला एक क्लर्क है। देखो हाई कोर्ट जज के आगे एक मजिस्ट्रेट की वैल्यू एक क्लर्क के जितनी है सिर्फ। फिर सर जैसे हाई कोर्ट में कुछ होने लग गया उसी के प्रेजेंस में, फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। सेक्शन 43 क्या बोलता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। क्या हाई कोर्ट का जज एक पर्सन होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है सर। तो क्या वो गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता? फिर तो सर करेगा। हाई कोर्ट का जज जो है वो हाई कोर्ट के जज की कैपेसिटी में गिरफ्तार नहीं करेगा, वो गिरफ्तार कर सकता है एज ए प्राइवेट पर्सन। समझ गए? अच्छा सर। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हाई कोर्ट का जज खुद गिरफ्तार करने जा सकता है क्या, तो जवाब दिमाग में ये आता है कि सर नहीं, हाई कोर्ट का जज जो है वो गिरफ्तार नहीं करता। पर सही जवाब क्या रहेगा कि सर हाई कोर्ट का जज जो है वो हाई कोर्ट जज की कैपेसिटी में गिरफ्तार नहीं कर सकता, बट एज पर 43 एक प्राइवेट पर्सन की कैपेसिटी में गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है? कीर्ति जी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं, बट कीर्ति जी इसका जवाब आप ढूंढ के देंगे मेरे को। यस सर। सर कि सेशन क्या जज तो हाईकोर्ट, कर ही सकता है। चलिए सेशन जज कैसे गिरफ्तार कर सकता है ये भी बता दीजिए आप। नो सर, मैं इस पे क्लियर नहीं हूँ, मैं ढूंढ लूंगी चलो थोड़ा जैसे तब। ढूंढ के बताना, चलो ठीक है। सर ओके मुझे एक सर। क्वेश्चन पूछना है सर, बताओ बताओ। कि फिर सर मजिस्ट्रेट के अंडर कौन कौन आते हैं, किस किस को मजिस्ट्रेट बोला जाएगा फिर? मजिस्ट्रेट के अंदर अगर आपको पता करना है तो आपको सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा।
यस सर, क्या मैंने लिखा तो हुआ है पढ़ा है सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, क्या बोलता है? सर। क्रिमिनल कोर्ट्स के ऑफिसर्स बताएं कि कौन कौन मजिस्ट्रेट है, ये तो बस सीजेएम। आपका जवाब निकल गया। अच्छा सर, ये सब है बस। ये सब मजिस्ट्रेट के अंदर लगाया जाएगा। कि अच्छा पहली सर। लाइन क्या बोलता है कि इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड टू ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से कोई भी वर्ड का मतलब शैल बी कंस्टिट्यूटेड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पूरा पूरा पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा मजिस्ट्रेट के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है। यस सर। 440 आते हैं। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट एक्सेसिव। वही वाली बात, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक और पावर आ गई है कि जो भी कोर्ट वो मजिस्ट्रेट ने या पुलिस ऑफिसर ने बेल रिक्वायर की है उसको रिड्यूस किया जाए। जो भी उसने बेल की अमाउंट की है उसको रिड्यूस करने की भी पावर उसके पास है। ठीक है। यस सर। 441 क्या बोलता है? बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटी before any person is released on bail or released on his own bond, a bond for such sum of money as the police officer or court as the case may think sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bail by one or more sufficient sureties condition that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to attend until otherwise directed by the police officer or court as the may be। ये क्या बोल गया कि अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड के अंदर क्या क्या होता है, बॉन्ड के अंदर क्या लिखा जाता है, तो ये बात 441 के 1 में दिया हुआ है कि बॉन्ड के अंदर क्या क्या बातें आएंगी। कि पहली बात तो सम ऑफ मनी उसमें मेंशन होगी कि कितनी मनी के लिए हो रहा है। एंड व्हेन ही इज रिलीज ऑन बेल बाय वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटी कंडीशन, जो भी श्योरिटी उन पे कंडीशन लगाई जाएगी कि जो पर्सन है वो अटेंड करेगा टाइम पे और प्लेस पे जो बॉन्ड में मेंशन है और कंटिन्यू करता रहेगा अटेंड अदरवाइज डायरेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या कोर्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कीर्ति जी बताइए, यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर बेल लेने टाइम बॉन्ड भी वो फिल करेगा और श्योरिटी भी देने देगा, दोनों। यस। देखिए वो डिपेंड करता है, बॉन्ड जो होती है ना, जैसे अगर आप बेल लेने जाते हो ना तो एक तो आपसे श्योरिटी मांगता है कि भाई कोई पर्सन तो लेके आ जो तेरी तरफ से श्योरिटी दे दे कि तू पेश हो जाएगा। कुछ केसेस में श्योरिटी प्लस पैसा बॉन्ड दोनों चीजें मांग लेते हैं कि पैसा भी जमा करवाइए आप, मतलब एज ए कुछ जैसे 50,000 रुपये 5,000 रुपये या जितनी भी 5,000 रुपये का बॉन्ड आप रखें कि पेश नहीं हुए तो 5,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे, साथ ही साथ में श्योरिटी भी लेके आए। कुछ बेल में ये होता है, कुछ बेल में क्या होता है सिर्फ वो पैसा पैसा दे दो, बॉन्ड की खुद के नाम पे बॉन्ड दे दो कि मैं पेश हो जाऊंगा, नीचे आपने खुद के साइन दे दिए खुद की श्योरिटी पे। कुछ केसेस में कि आप सिर्फ श्योरिटी ले आए, कोई पैसा वगैरह नहीं लेंगे आपसे। ठीक है कीर्ति जी, समझ गए? यस सर। यस सर। Where any condition is imposed for the release of any person on bail, the bond shall also contain that condition। कि जहां कोई भी अगर आप कंडीशन लगाते हो तो बॉन्ड के साथ में वो बॉन्ड की भी द बॉन्ड शेल ऑल्सो कंटेन द कंडीशन, बॉन्ड के साथ में भी वो कंडीशन लगाई जाएगी। मान लीजिए कि आप देश नहीं छोड़ोगे, वो तो अलग बात होगी, जो 437 में लगा दिया कि आप अटेंड करोगे, आप विटनेस को कोई भी इंड्यूस नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो बॉन्ड के साथ भी वो शर्तें लगाई जाएगी। If the case so requires, the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at the High Court, Court of Session or the Court of to answer the charge। कि अगर केस रिक्वायर करता है तो बॉन्ड बाइंड करेगा पर्सन को
कि भाई तू पेश होगा किन के आगे, हाई कोर्ट के आगे, सेशन कोर्ट के आगे या अदर कोर्ट के आगे, क्या करने के लिए, चार्ज का आंसर देने के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिन वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट, ये आपका मेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे पता करेंगे श्योरिटी फिट और सफिशिएंट है कि नहीं। द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट कंटेन देयरिन रिलेटिंग टू द सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटी, और इफ इट कंसीडर्स necessary may either hold an inquiry itself or cause any inquiry to be made by magistrate subordinate to the court as to such sufficiency or fitness। कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बस सीधी सीधी बात है कि जो जो श्योरिटी दे रहे हैं ना वो साथ में एफिडेविट भी लगाएंगे हम फिट पर्सन है और इसमें सफिशिएंट है पैसा देने के। 441 डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज, एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी to an accused person for his release on bail shall make a declaration, वो declaration भी करेगा before the court as to the number of person to whom he stood as surety including the accused given therein all the relevant particulars, कि आज से पहले पहले तक उसने किन किन की बेल दी है और उनके लिए श्योरिटी बना पड़ा है। कल को मान ले मैं हूँ, मैं एक्स की भी श्योरिटी बना बैठा हूँ, वाई की भी श्योरिटी बना बैठा हूँ, जेड का भी श्योरिटी बना बैठा हूँ, अलग अलग केस में चल रहे हैं। ये तो कोई मर्डर केस में है, ये चोरी के केस में है, ये कोई लूट के केस में है। मैं इनका पड़ोसी था, मेरे को ये बुला बुला के ले आते थे, मैं इसकी भी बेल दे दिया, इसकी भी बेल दे दिया, इसकी भी बेल दे दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि चलने में चला सकते हैं, देने में दे सकता हूँ अगर मेरे पास पूरी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो, पर जनरली होता नहीं है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, एक पर्सन सिर्फ एक ही पर्सन की श्योरिटी दे सकता है, तो मेरे को ये डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी मैं अभी तक किन किन लोगों की श्योरिटी बन चुका हूँ। पूजा जी, कीर्ति जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी as soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released। भाई जैसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिस पर्सन के अपीयरेंस के लिए इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और व्हेन ही इज इन जेल द कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल एंड सच ऑफिसर ऑन रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर शैल रिलीज हिम। दो कंडीशन है कि या तो ऑफिसर इंचार्ज के सामने ही बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है तो उसको बोलेगा कि भैया घर जाओ, क्या उसको बेल दे दी। पर कोर्ट के सामने होता है तो कोर्ट क्या करेगा, पहले ऑफिसर इंचार्ज को भेजेगा कि ठीक है इस पर्सन को छोड़ दो, जैसे ही उसको रिसिप्ट हो जाएगा वो चीज, वो उस पर्सन को छोड़ देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नथिंग इन दिस section 436 or 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than in respect of which the bond was executed। इस धारा की कोई भी बात 436 या 437 की ऐसे व्यक्ति के छोड़े जाने की मतलब अपेक्षा नहीं करेगी या मतलब ये लाइबल नहीं करेगी जो ऐसी बात के लिए मतलब वो डिटेन करने जाने का योग्य हो जो उस बात से अदर देन मैटर हो जिसके बारे में बॉन्ड किया गया है। मान लीजिए कि बॉन्ड तो साइन किया कि सर चोरी का मामला था उसके मामले में, अब अदरवाइज कोई और ऑफेंस कर देता है, चोरी करने मतलब बेल उसके दे रखी थी, फिर वो ऑफेंस लेके आ जाता है, कोई भी और ऑफेंस कर देता है, वो तो कहते हैं सर मेरे को तो बेल मिली हुई है, बॉन्ड मिला हुआ है, वो बॉन्ड सिर्फ उतने तक ही लाइबल है, अदर देन उस पर लाइबल नहीं होगा। 436 437 जो आपको बेल दे दी है, ठीक है। सीधी सी बात, जिस ऑफेंस के लिए आपको बेल मिली है उसी ऑफेंस पे आपकी बेल लागू होगी, अदर देन ऑफेंस पे बेल लागू नहीं। ये लॉजिकली बात है, वैसे ही आपको समझाने के पर्पज से आपको बता रही है। 443 पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज सफिशिएंट। देखिए कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ही आपको पता लग जाता है कि अंदर क्या चीज थी कि इफ थ्रू मिस्टेक फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटी हैज बीन एक्सेप्टेड, गलती से या फ्रॉड से या अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटी आपने एक्सेप्ट कर ली और इफ दे आफ्टरवर्ड बिकम इनसफिशिएंट या वो बाद में जाके इनसफिशिएंट हो जाते हैं, कोर्ट क्या करेगी, इशू करेगी वारंट ऑफ अरेस्ट कि भैया और जिस पर्सन को बेल दिया उसको अरेस्ट करके लाओ, और उस पर्सन को क्या बोलेगी, भाई तू प्रॉपर श्योरिटी जो है उतनी पेश कर, और अगर पेश कर देता है तो ठीक है बेल दे दी, नहीं दी तो फिर से जाओ जेल में। इसमें कोई प्रॉब्लम 443 में? नो सर। 444 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी
all of or any sureties for the attendance or appearance of the person released on bail may at any time apply to a magistrate to discharge the bond. कि सर जो मैंने जिसके लिए श्योरिटी दी है मेरे को उस पर्सन का भरोसा नहीं है, कल को पेश हो ना हो, मैं इसका श्योरिटी नहीं बनना चाहता, मेरे को हटा दो। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द मजिस्ट्रेट शैल इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट। एप्लीकेशन आई, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले पकड़ेगा उसको जिसको बेल दी है एक्स पर्सन को, कि भैया इसको पकड़ के लाओ, और उसको क्या बोलेगा कि देख भाई तेरा वो श्योरिटी जा रहा है, अदरवाइज कोई श्योरिटी उठा के ले आ, अगर तू ठीक है श्योरिटी ले आता है तो तेरे को बेल दे देंगे, अदरवाइज फेल हो जाता है तो कमिट हिम टू जेल, उसको जेल में भेज देंगे। कोई इसमें डीप में जाने वाली बात नहीं, सीधी सीधी समझने वाली बात। Yes, sir. Deposit instant of recognizance when any person is required by court or officer executed bond with or without surety. Such court or officer may, except in the case of bond for good behavior, permit him to deposit sum of money for government promissory note of such amount as the court or officer may think fix lieu for existing such bond. कि भाई जहां तू श्योरिटी नहीं ला पा रहा है या जहां बॉन्ड सिर्फ बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ अपने नाम पे पैसा नहीं देना होता, सिर्फ अपने नाम पे श्योरिटी करना है कि मैं खुद का एक श्योरिटी हूँ कि मैं पेश हो जाऊंगा, वहां क्या कहेगा कि तू ये तो कर ही रहे, साथ ही साथ में पैसा भी लिया, सम ऑफ मनी, चाहे तू वो मनी ला रहा है, चाहे गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट के रूप में ला रहा है, या अदरवाइज जो भी कोर्ट या ऑफिसर फिक्स करे उस तरीके से। बट इसमें एक्सेप्शन क्या आ रही है, एक्सेप्शन ये है कि बॉन्ड जो है वो गुड बिहेवियर का नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें ना ये आप खुद पढ़ने वाली है, 440 हो गया, 441 हो गया, 440A हो गया, 442, 443, 444, 445, ये चीज जब आप खुद पढ़ लोगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। 446 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड where a bond under this code is for appearance or for production of property before a court and it is proved that satisfaction of the court or of any court to which the case subsequently been transferred that the bond has been forfeited। सीधी सी बात है घुमा फिरा के कि बॉन्ड जो था आपने दिया था वो फॉरफिट हो गया। बॉन्ड फॉरफिट कैसे होते हैं कि कोई शर्तें थी उनका आपने पालन नहीं किया, या अदरवाइज आपने कुछ और कर दिया जिससे बॉन्ड फॉरफिट हो गया। अदरवाइज में क्या, आपने विटनेस को था वो इंड्यूस कर दिया या भारत से बाहर चले गए, इस तरीके से कुछ भी कर दिया तो बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है। और वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड अंडर दिस कोड इट इज प्रूव्ड दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट व्हिच द बॉन्ड वाज टेकन और एनी कोर्ट व्हिच द केस सब्सिक्वेंटली बीन ट्रांसफर्ड ऑफ द क्लोज द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। अभी के लिए सिर्फ ये रखो, बॉन्ड फॉरफिट हो चुका है हमारे लिए। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ, मे कॉल अपॉन एनी पर्सन टू बाउंड सच एनी बॉन्ड to pay the penalty thereof or to show cause why it should be paid। घुमा फिरा के बॉन्ड फॉरफिट हुआ, आपको क्या बोलेगा कोर्ट, पेनल्टी पे करो, पेनल्टी पे करो या ये शो कॉज करो कि आपको क्यों नहीं पे कर दी जाती। 446 का अभी तक ये जिस निकला है, बॉन्ड फॉरफिट, पेनल्टी पे करो या ये शो करो आपको पेनल्टी क्यों नहीं पे करनी चाहिए। पूजा जी अभी तक में आपको कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, a condition in a bond for appearance or a production of property before a court shall be construed as including condition for appearance as the case may be for production of property before any court which may be subsequently be transferred। के बॉन्ड के अंदर आपकी अपीयरेंस, आपकी प्रॉपर्टी पेश करना भी एक तरीके की कंडीशन होगी। एक्सप्लेनेशन में ये बात बोल रहा है, इफ sufficient cause is not shown and the penalty is not paid। भाई अगर पेनल्टी भी पे नहीं करते और सफिशिएंट कॉज भी शो नहीं करते तो क्या बोलेगी कोर्ट, द सेम एज इफ सच पेनल्टी वर फाइन इम्पोज्ड बाय इन अंडर दिस कोड। कोर्ट क्या कहेगी कि भाई आपने अब कर दिया कोई ऑफेंस, अब आपके जो भी पेनल्टी थी वो एज ए फाइन आपसे रिकवर की जाएगी। provided that where such penalty is not paid and cannot be recovered in the manner aforesaid, the person so bound surety shall be liable। अब उस पर्सन से भी फाइन नहीं निकल रहा तो पकड़ लो हम श्योरिटी को। एक्यूज था, बॉन्ड उसका फॉरफिट हो गया, उसको कहा पेनल्टी पे कर, पेनल्टी पे करता नहीं है, उससे फाइन के तरीके से रिकवर की नहीं जा सकती,
अब पकड़ लो श्योरिटी को, श्योरिटी को बोलोगे अब ला भाई तू पैसा दे। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द रिकवरी ऑफ पेनल्टी टू इम्प्रिजमेंट इन सिविल जज फॉर टर्म में एक्सटेंड टू 6 मंथ। कैसे करेंगे? श्योरिटी को बोलेंगे भाई पैसा दे या तेरे को सिविल जेल में भेजते हैं मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। कोई प्रॉब्लम अभी तक? पूजा जी, कीर्ति जी? नो सर, नो सर। No, sir. द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इट रीजन फॉर डूइंग सो रेमिट एनी पोर्शन। रेमिट कर सकता है अगर भाई के 5,000 रुपये देने हैं, वो बोलता है सर मैं गरीब हूँ, मेरा श्योरिटी गरीब है, 2,000 रुपये तक दे सकते हैं, तो कोर्ट कहेगा चलो ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। वेयर ए श्योरिटी टू ए बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड हिज एस्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइन लगा ले। जो भी श्योरिटी होगी ना वो सिर्फ अपने लाइफ टाइम तक ही लाइबल रहेगा, उसके लाइफ ओवर होने के बाद, डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लिया जा सकता। पूजा जी, कीर्ति जी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप निशान लगा लें। 5 sir. वाला जो है, 5 वाला क्या है? वेयर एनी पर्सन हु हैज बीन पनिश श्योरिटी सेक्शन 106 और 117, ये एक बार के लिए आप छोड़ दें। 5 वाला जब तक हम वो आपका 106 और 117 और 360 नहीं कर लेते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो 5 वाला हम बाद में करेंगे। 446 क्या बोलता है? कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड विदाउट प्रीजुडिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ 446, माने 446 पे कोई भी इफेक्ट डाले बिना। Where a bond under this code is for appearance of a person in case and it is forfeited for breach of condition। 446 में बात लिखी है वो तो हम मानेंगे ही मानेंगे, साथ ही साथ में इसको एड ऑन करते हुए अगर कोई कंडीशन ब्रीच कर दी है पर्सन ने अपीयरेंस की और फॉरफिट हो जाता है बॉन्ड, द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर ऑफ हिज श्योरिटी इन द केस शैल स्टैंड कैंसिल। उस पर्सन ने जितने भी बॉन्ड दिए थे ना अभी तक वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और जो भी उसके श्योरिटी ने श्योरिटी दी थी वो कैंसिल हो जाएगी। देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड इन दैट केस, और उसके बाद उस पर्सन को खुद के बॉन्ड पे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इफ द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट एज द केस में बी फॉर अपीयरेंस बिफोर whom the bond is executed is satisfied that there was no sufficient cause of failure for the person bound by the bond to comply with its condition। क्या बोल दिया? अगर वो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई प्राप्त कारण नहीं था उसके पास कि बॉन्ड से वो बॉन्ड की फॉरफिट होने से रोक सकता, मतलब उसने जानबूझकर ये किया है, तो वहां क्या करेगा वो? उसको आगे से उसके खुद के नाम पे, खुद के श्योरिटी पे, सर मैं खुद ही पेश हो जाऊंगा, मेरे से कोई पैसा मत लो, ना ही मेरे को कोई श्योरिटी बोलो, ये चीज लिखने से मना कर देंगे। Provided that subject to any other provision of this code he may be released in this case upon the execution of a fresh personal bond for such sum of money and bond by one or more surety। घुमा फिरा के एक ही बोल रहा है कि पर्सनल बॉन्ड पे तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, या तो किसी श्योरिटी को लिया, साथ ही साथ में XYZ जो मनी है वो हमें दे दे, पे कर दे, तो तेरे को बेल पे छोड़ा जा सकता है, बेल और बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है। कीर्ति जी, पूजा जी, थोड़ा हम स्पीडली चले हैं पर चलना जरूरी था Yes, sir. क्योंकि इतना जरूरी नहीं था। कीर्ति जी बताइए, Sir, कोई प्रॉब्लम आई? no, sir. 447 क्या बोलता है? सिर्फ हेडलाइन देख लेंगे। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है श्योरिटी या डेथ हो जाती है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक्यूज्ड को कि भैया नई श्योरिटी लेके आ, और अगर वो नहीं करता है तो जेल में जाओ। 448 अगर माइनर है एक्यूज्ड, माइनर कौन होगा? मतलब 15 साल 16 साल का जो भी है, वहां अगर बॉन्ड देना है तो वो कौन देगा? उसके बदले में श्योरिटी, उससे नहीं बोलेंगे कि भैया तू अपनी खुद के बॉन्ड दे दे कि मैं पेश हो जाऊंगा। सेल्फ बॉन्ड नहीं, सेल्फ श्योरिटी नहीं दे सकते आप, कोई अदर पर्सन। तो ऑफिसर जो व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय कोर्ट और ऑफिसर एग्जीक्यूट ए बॉन्ड इज अ माइनर
Such court or officer may accept in lieu thereof a bond executed by surety or sureties only. तो किसी श्योरिटीज के थ्रू ही बॉन्ड साइन किया जाएगा, अकेले सेल्फ बॉन्ड काम नहीं करेगा। अपील फ्रॉम ऑर्डर 446 के 446 के ऑर्डर की अपील कहाँ की जाएगी? इन द केस एन ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट टू सेशन कोर्ट, सेशन जज के पास। अगर वो 446 वाला ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने किया तो सेशन जज के पास, और अगर सेशन जज ने किया है तो इन द केस एन ऑर्डर मेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन टू द कोर्ट विच एन अपील लाई फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट। सेशन जज के ऑर्डर की अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। यस सर। तो वहां हाई कोर्ट में आप 446 की, ठीक है, समझिए। 450 क्या बोलता है? पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू टू इन सर्टेन रिकॉग्निजेंसेस। द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such high court or court of session। कि कोई भी बॉन्ड थी, पूरे चैप्टर में कोई भी अमाउंट लेनी है, चाहे बॉन्ड के रूप में, चाहे आपने पेनल्टी के रूप में, चाहे फाइन के रूप में, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या बोलेंगे? मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि भैया तू लीवी कर ले, तू इकट्ठे कर ले यार। कोई प्रॉब्लम? बस यही है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकते हैं। यस सर, यस सर। यहाँ आपका बेल का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, और मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी, पर प्रॉब्लम पूछिएगा। कीर्ति जी आप भी ओपन हो, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे बेल के रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्लीज इस चैप्टर को एक बार पढ़िएगा और ढूंढिएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा। कोई क्वेरी है अभी भी पूछ सकते हो आप, बताइए। कीर्ति जी, पूजा जी, माइक इज ओपन प्लीज। यस सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। सर माइनर का वो समझ नहीं आया कि पर्सनल बॉन्ड नहीं दे सकता है सर। 448 फिर से बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि पर्सनल बॉन्ड जो होता है ना, कि एक एक्यूज को पकड़ा, वो ये बोलता है कि सर ना तो मेरे पास पैसे लो, ना ही मुझे किसी XYZ पर्सन को बुलाने दो कि वो मेरे आगे श्योरिटी दे, मैं ही है ना ये आपको लिख के दे देता हूँ कि मैं जब भी आप बुलाओगे मैं पेश हो जाऊंगा। और अगर कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज सेटिस्फाइड हो जाता है कि ठीक है सिर्फ इतना इसके लिखने से और ये पर्सन उपस्थित हो जाएगा, तो वो कहेगा ओके आपको सिर्फ इतनी बात पे बेल दे दे। पर माइनर है जहाँ एक्यूज, वहां माइनर ये बोलता है कि सर मैं आप अदर किसी XYZ पर्सन को ना बुलाएं, मैं ही आ जाऊंगा, तो वहां ये बात नहीं चलेगी। वहां आपको अदरवाइज किसी पर्सन को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि माइनर की बोली हुई बात तो वैसे ही मायने नहीं रखती ना। सर एक क्वेश्चन है सर। यस बताएं। सर कहीं पर माइनर जैसे 16 ले आते हैं, जैसे आईपीसी में, सीआरपीसी में यहाँ पे 16 आ जाता है, और वैसे सर मेजोरिटी में तो 18 शो करता है कि माइनर, मेजोरिटी में 18 होगा, वरना मतलब 18 से कम सभी माइनर होंगे। सर इनमें डिफरेंस कैसे करें? डिफरेंस आपका है ना, जैसे किडनैपिंग का अगर आप लोगे ना, किडनैपिंग का ऑफेंस है, वहां आपको मेल एंड फीमेल दोनों की एज एज ए माइनर अलग बताई हुई है। आपको याद है क्या क्या एज बताई हुई है? किडनैपिंग का ऑफेंस याद है? यस सर, यस सर, हाँ। बताइए मेल 18, फीमेल 16। फिर से कंफर्म कीजिए, कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे? उल्टा तो नहीं बोल रहे? सर मेल 16, फीमेल 18। हाँ सर, कंफर्म हाँ करें, सर। मेल 16 है, फीमेल 18 है, ठीक है। यस सर। वहां माइनर की ये डेफिनेशन थी। और भी आप देखेंगे ना अलग अलग जगह आपको ये मिलेगी, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। पर जनरली जो हम देखते हैं ना, सामान्य नियम ये है कि माइनर से मतलब आपका लिया जाता है 18 साल से कम, ठीक है। पर इन स्पेशल केसेस कौन से हो गए? जैसे किडनैपिंग हो गया, वहां आपको माइनर की अलग अलग बताई हुई है, तो सिर्फ उतने सेक्शन तक, किडनैपिंग के सेक्शन तक हम माइनर की डेफिनेशन ये मानेंगे कि उसको 16 साल बोलते हैं। तो इसको याद करने का तरीका तो यही है कि इसको स्पेशली याद करना ही पड़ेगा।
ओके है? सर। यस सर। तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 जगह ही है, वो आपको बता देंगे अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ अलग अलग दिया हुआ है। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, वो था आपका शायद 92 में था, सेक्शन 90 निकालें, सॉरी सेक्शन 90 देखें, 90। वहाँ चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। पूजा जी, कीर्ति जी, आईपीसी का सेक्शन 19 निकालें अगर आपके पास है तो। नहीं है तो सीधा सीधा बताता हूँ, आईपीसी में ये दी हुई है कि जो 12 साल से कम है वो चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो बताएं। नो सर। कीर्ति जी, नो सर। ठीक है, तो सेशन का एंड करता हूँ। अदरवाइज कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और ये तो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा ही, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। अभी तक मैंने कोई भी रिकॉर्डेड सेशन अभी तक डिलीट नहीं किए, करेंगे धीरे धीरे शुरू करूँगा, तो ये मत सोचिएगा पड़ा रहेगा, प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। अदरवाइज कोई क्वेरी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू।